हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है शिक्षा संकल्प के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। एक बार फिर से आप लोग जुड़ जाएं। जैसा आप सभी लोग जानते हैं 3 बजे जीके जीएस की हमारी इंपॉर्टेंट क्लास होती है और इस क्लास में आप लोग डेली ज़रूर जुड़ें, ठीक है। यहाँ पर हम लोग पूरे 50 प्रश्नों को डिस्कस करते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ और ये क्लास जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रामबाण सिद्ध होगी। यदि आप हमारी ये जीके जीएस की क्लास डेली अटेंड कर रहे हैं तो आपको कोई भी समस्या नहीं होने वाली है बीएड एंट्रेंस एग्जाम में, आप किसी भी स्टेट से हैं, ठीक है। आज ही हमारी 10वीं क्लास है और अगर आपने पिछली 9 क्लासेस को अटेंड नहीं किया है तो जाकर अटेंड ज़रूर करें। आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के और प्रयास करिएगा हर एक प्रश्न का आंसर देते हुए कमेंट बॉक्स में आप लोग चलिएगा। हर एक प्रश्न के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। चलिए पहला प्रश्न देखें दोस्तों, सत्यमेव जयते शब्द जो है कहाँ से लिया गया है। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है और सबका आंसर आना चाहिए। मनुस्मृति से, भगवत गीता से, ऋग्वेद से, मुंडकोपनिषद से, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए आंसर देने का प्रयास करें। चलिएगा भाई, सभी लोग आंसर करें यहाँ पर। दोस्तों याद रखिएगा सत्यमेव जयते शब्द जो है कहाँ से लिया गया है, किस उपनिषद से। मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ठीक है। अगर बात करें उपनिषद की तो उपनिषदों की संख्या ओवरऑल कितनी है, 108 उपनिषद हैं, ठीक है। अच्छा, उपनिषद कहते किसे हैं ये भी आप लोग थोड़ा जान लीजिए, तब आपको ये प्रश्न याद रहेगा हमेशा के लिए। दोस्तों उपनिषद का अर्थ होता है वह शास्त्र या विद्या जो गुरु के निकट एकांत में बैठकर सीखी जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे उपनिषद कहते हैं, ठीक है। और इसकी संख्या कितनी है, 108 है। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अच्छा, यहाँ पर अगर वेद की बात करें, जैसे यहाँ पर ऋग्वेद दिया गया है तो ऋग्वेद को दोस्तों सबसे प्राचीन वेद की संज्ञा दी गई है और वेदों की संख्या कितनी है, 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ठीक है। तो जो है आपके 4 वेदों की संख्या है, याद रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था। बिंबिसार के द्वारा, अशोक के द्वारा, हर्षवर्धन के द्वारा, पुष्यमित्र के द्वारा। चलिए सांची का स्तूप जो है किसके द्वारा बनवाया गया था। 5 सेकंड का समय आपके पास है, आंसर देने का प्रयास करें। दोस्तों याद रखिएगा सांची का स्तूप जो है अशोक के द्वारा बनवाया गया था। अच्छा, सांची का स्तूप ये कहाँ पर है, तो ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन आपका सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। ज़्यादा समय नहीं लेंगे और स्पीड के साथ कवर करेंगे क्योंकि पूरे 50 प्रश्न हैं, समय जो है ज़्यादा नहीं जाएगा इसलिए, ठीक है। चलिए, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है। दिल्ली, शिमला, लखनऊ, हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 3 का सबका जवाब आना चाहिए। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है। चलिए जवाब देने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 3 का महत्वपूर्ण है, याद रखें दोस्तों, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान जो है लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर देखें। साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी। अमृता प्रीतम, आशा पूर्णा देवी, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान। एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिएगा देखते हैं किसका किसका आंसर आता है। चलिए भाई सभी लोग आंसर करें। दोस्तों याद रखिएगा साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली जो प्रथम महिला थी आशा पूर्णा देवी। कौन, आशा पूर्णा देवी। इन्हें जो है 1976 में जो है इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अच्छा, किस कृति के लिए सम्मानित किया गया था, तो इनकी कृति का नाम था प्रथम प्रतिश्रुति, ठीक है। प्रथम प्रतिश्रुति इनकी कृति का नाम था, इसके लिए जो है इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था 1976 में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है। हैदराबाद, पटना, लखनऊ, तमिलनाडु। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पर है, सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है। दोस्तों याद रखें राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में स्थित है। यदि आप लोग पूरे धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ, पूरे कंसंट्रेशन के साथ इस क्लास में बने रहेंगे, आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे, आपके सारे क्वेश्चन सब कॉन्शियस माइंड में सेट हो जाएंगे। आपके सामने कोई प्रश्न आता है यदि, तो आपको विकल्प चुनने में बहुत ही आसानी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं
और अगला प्रश्न देखें, विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 6 है, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करें। भारत को, हवाना को, क्यूबा को, चिली को, बताएं विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं किसका किसका आंसर आता है। दोस्तों याद रखें, विश्व का चीनी का कटोरा जो है किसे कहते हैं? क्यूबा को। ऑप्शन आपका थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग देखेंगे। अच्छा दोस्तों, एक प्रश्न और पूछा जाता है कि उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? तो जापान को जो है उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है। ठीक है, और एक प्रश्न पूछता है कि डूबते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? तो ब्रिटेन को। ठीक है, तो याद रखेंगे ये दोनों प्रश्न भी महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला प्रश्न देखें, मीनाक्षी मंदिर जो है कहाँ पर स्थित है? तंजौर, मेखला, मदुरई, महाबलीपुरम। चलिएगा, मीनाक्षी मंदिर जो है कहाँ पर स्थित है? देखते हैं किसका किसका आंसर आता है इस प्रश्न के लिए, और महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप लोग जवाब देने का प्रयास करें। मीनाक्षी मंदिर के बारे में पूछता है कि ये जो है कहाँ पर स्थित है। दोस्तों याद रखें, मीनाक्षी मंदिर जो है ये मदुरई में स्थित है। कहाँ पर? मदुरई में। और मदुरई कहाँ पर स्थित है? ये तमिलनाडु में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 8वां आपके स्क्रीन पर है, कहता है सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध, मंगल, बृहस्पति, शुक्र। क्वेश्चन नंबर 8 है, महत्वपूर्ण है, सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह जो है कौन सा है? चलिए जवाब देने का प्रयास करें आप लोग। भाई यदि आप चैनल पर नए हैं और बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षा संकल्प के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आप लोग जरूर जुड़ें, निश्चित रूप से यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो सौर परिवार का जो सबसे छोटा ग्रह होता है दोस्तों, उसे हम कहते हैं बुध, और सबसे बड़ा ग्रह जो है उसे हम कहते हैं बृहस्पति। ठीक है, और शुक्र को दोस्तों भोर का तारा के नाम से भी जानते हैं। कभी कभी प्रश्न पूछता है कि भोर का तारा किसे कहते हैं? तो शुक्र को जो है भोर का तारा कहते हैं। अगला प्रश्न देखें, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब करें। चलिएगा दोस्तों याद रखिएगा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, याद रखें 42वां संविधान संशोधन बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। उनका नाम क्या है? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। यानी 3 शब्दों को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना में। अगला प्रश्न देखें, भारत का प्राचीनतम पर्वत जो है कौन सा है? जवाब दें, भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? हिमालय, अरावली, विंध्याचल, नीलगिरी। क्वेश्चन नंबर 10 महत्वपूर्ण है पेपर के लिए। चलिए जवाब देने का प्रयास करें, भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? भाई सेशन को एक बार सभी लोग लाइक कर दें और शेयर कर दें। ठीक है, चलिए भारत का प्राचीनतम पर्वत जो है आपका कौन सा है? अरावली पर्वत है। ऑप्शन आपका सेकंड बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखें, ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली किसके लिए विख्यात है? स्वर्ण उत्पादक के लिए, शिक्षा केंद्र के लिए, उत्तम जलवायु के लिए, मुर्गी पालन के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं किसका किसका आंसर आता है, और प्रयास सभी लोग करें जवाब देने का। यदि आपको प्रश्न नहीं आता है कोई बात नहीं, आपको नहीं पता है प्रश्न का उत्तर कोई बात नहीं, लेकिन एक बार प्रयास जरूर करना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली जो है किसके लिए फेमस है? याद रखें, स्वर्ण उत्पादक के लिए फेमस है। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से किस पौधे में फूल नहीं होता है? बताएं, देखते हैं किसका किसका आंसर आता है। चलिए, कटहल, गूलर, आर्किड, फर्न। 4 विकल्प दिए गए हैं। पूछता है किस पौधे में फूल नहीं होता है? चलिए जवाब देने का प्रयास करें भाई, और ये जो है आपका महत्वपूर्ण प्रश्न की श्रेणी में आता है। दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन आपका चौथा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फर्न एक ऐसा फूल है, पौधा है जिसमें जो है फूल नहीं आता है। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर चौथा बिल्कुल राइट हो जाएगा। पोलियो के टीके की खोज किसके द्वारा करी गई थी? देखते हैं किसका किसका आंसर आता है। चलिए जवाब देने का प्रयास करें, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
पोलियो के टीके की खोज किसके द्वारा की गई थी? चलिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप लोग याद रखें, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा आपका जॉन साल्क। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पोलियो के टीके की खोज जो है जॉन साल्क के द्वारा करी गई थी। ऑप्शन आपका यहाँ पर सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग देखते हैं। भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन है? मीमांसा, सांख्य, वैशेषिक, चारवाक। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है परीक्षा के लिए। भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन सी है? चलिए दोस्तों, याद रखें, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय दर्शन की जो प्रारंभिक शाखा है सांख्य दर्शन है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है पेपर के लिए। अगला प्रश्न है, बंगाल में किस वर्ष अकाल पड़ा था? चलिए देखते हैं किसका किसका आंसर आता है। बंगाल में किस वर्ष अकाल पड़ा था? चलिएगा फटाफट आप लोग जवाब करें। तो यहां पर देखेंगे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड 1943 में। ठीक है, बंगाल में दोस्तों अकाल जो है अगर देखा जाए तो एक बार 1770 में पड़ा था, उसके बाद जो है एक बार 1943 में पड़ा था। ठीक है, आशा करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। और 1943 में जो है अकाल पड़ा था, तब जो है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है कब की गई और किसके द्वारा करी गई, ये भी आपको पता होना चाहिए। स्टार लगाएं, महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों याद रखें, हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है 1921 में किसके द्वारा करी गई? दयाराम साहनी के द्वारा जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज करी गई थी। ऑप्शन आपका सेकंड करेक्ट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। अगला प्रश्न देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17 स्क्रीन पर है। कहता है, आज़ादी से पहले अनौपचारिक रूप से पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? देखते हैं किसका किसका जवाब आता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आज़ादी से पहले अनौपचारिक रूप से पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? चलिए, 26 जनवरी 1930 को, 31 दिसंबर 1929 को, 30 जनवरी 1930 को, 29 जनवरी 1930 को। दोस्तों 26 जनवरी 1930 को जो है अनौपचारिक रूप से पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। कब? 26 जनवरी 1930 को। पहला विकल्प आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे 26 जनवरी 1930 को जो है इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाने का आग्रह किया था। अगला प्रश्न यहाँ पर देखें, मातृ देवी की पूजा किस सभ्यता से संबंधित है? आर्य सभ्यता, भूमध्य सागरीय सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता। बताएं, मातृ देवी की पूजा किस सभ्यता से संबंधित है? चलिए भाई जवाब देने का प्रयास करें। चलिएगा दोस्तों, याद रखें, महत्वपूर्ण है। मातृ देवी की पूजा जो है अगर आपसे पूछा जाए कि किस सभ्यता से संबंधित है, तो याद रखें आप लोग सिंधु घाटी सभ्यता से। ऑप्शन नंबर का आपका यहाँ पर थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा। याद रखें, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा और जवाब देने का प्रयास करिएगा। राजस्थान के माउंट आबू में स्थित भीलवाड़ा का जैन मंदिर किस धर्म के अनुयायियों के द्वारा निर्मित किया गया था? चलिए जवाब देने का प्रयास करें। बौद्ध धर्म के अनुयायियों के द्वारा, जैन धर्म के अनुयायियों के द्वारा, हिंदू धर्म के द्वारा, सिख धर्म के द्वारा। जवाब देने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 19 एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। देखते हैं किसका किसका आंसर आता है इस प्रश्न का। तो यहाँ पर देखिएगा, आप थोड़ा सा इस क्वेश्चन को करेक्ट कर लीजिएगा। भीलवाड़ा की जगह क्या होगा? भीलवाड़ा की जगह होगा दिलवाड़ा का जैन मंदिर। ठीक है, तो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस धर्म के अनुयायियों के द्वारा निर्मित किया गया था? तो जैन धर्म के अनुयायियों के द्वारा निर्मित किया गया था। ऑप्शन आपका यहाँ पर सेकेंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत के समुद्री मार्ग की खोज जो है किसके द्वारा करी गई थी? जवाब सबका आना चाहिए। चलिएगा जवाब देने का प्रयास करें। भारत के समुद्री मार्ग की खोज जो है किसके द्वारा
करी गई थी। देखते हैं किसका किसका आंसर आता है इस प्रश्न के लिए, और बहुत ही महत्वपूर्ण है। याद रखें दोस्तों, वास्को डिगामे के द्वारा जो है भारत के समुद्री मार्ग की खोज करी गई थी। ठीक है, 20 मई 1498 को। अगला प्रश्न देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 21 कहता है, भारत में पहली अंग्रेजी व्यापारिक कंपनी कहाँ खोली गई थी? जवाब देने का प्रयास करें। भारत में पहली अंग्रेजी व्यापारिक कंपनी जो है कहाँ पर खोली गई थी? चलिएगा आंसर देने का प्रयास करें। चलिए भाई, चलिए भाई जवाब देने का प्रयास करें आप लोग। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सूरत में। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है स्टूडेंट को थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर दूँ। याद रखेंगे, जहांगीर के शासनकाल में जो है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो है सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम या कहीं कहीं मछलीपट्टनम देखने को मिलता है। ठीक है, मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया गया था 1611 में, लेकिन जो है 1613 में सूरत में स्थापित कारखाना जो है अंग्रेजों के द्वारा पहला अस्थायी कारखाना था। याद रखिएगा, सूरत में जो दोस्तों कारखाना स्थापित किया गया था अंग्रेजों के द्वारा 1613 में स्थापित किया गया था, और ये अस्थायी कारखाना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखें। बेगम हजरत महल 1857 की क्रांति में किस स्थान से संबंधित रहीं? लखनऊ, कानपुर, बनारस, इलाहाबाद। क्वेश्चन नंबर 22 महत्वपूर्ण है, एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है और यहाँ पर सबका आंसर आना चाहिए। चलिएगा, बेगम हजरत महल 1857 की क्रांति में किस स्थान से संबंधित रहीं? तो याद रखें लखनऊ से, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहता है, गांधी जी के द्वारा क्रियान्वित प्रथम सत्याग्रह जो नील किसानों से संबंधित रहा, इससे जो है जुड़ा स्थल कौन सा है? चंपारण, चौरी चौरा, बारदौली, साबरमती। बताएं। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर करें। देखते हैं किसका किसका जवाब आता है, और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिएगा, चलिए भाई जवाब देने का प्रयास करें। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, चंपारण। ठीक है, जो भी साथी विकल्प ए पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, और क्वेश्चन नंबर 24 कहता है, समाचार पत्र केसरी का संपादन किसके द्वारा किया गया? केसरी का संपादन जो है किसके द्वारा किया गया था? चलिए दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जाता है पेपर में। तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है 1881 ईस्वी में समाचार पत्र केसरी का संपादन किया गया था। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 है, कहता है, दांडी यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी ने कहाँ से की थी? दांडी यात्रा की शुरुआत जो है महात्मा गांधी ने कहाँ से की थी? चलिए जवाब देने का प्रयास करें, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। 12 मार्च 1930 को जो है गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया था। ठीक है, कहाँ से? साबरमती आश्रम से। ठीक है, और दांडी मार्च जो है कब शुरू किया गया था गांधी जी के द्वारा? 12 मार्च 1930 को। ये डेट याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है कि हमारे सौर मंडल का कौन सा ग्रह जो है आकार में पृथ्वी के समान है? चलिएगा जवाब देने का प्रयास करें। सभी लोग यहाँ पर आंसर करें। देखते हैं किसका किसका जवाब आता है इस प्रश्न के लिए, और ये प्रश्न जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। तो हमारे सौरमंडल का जो पृथ्वी के समान ग्रह है वो है आपका शुक्र। ठीक है, और ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसे जो है क्या कहते हैं? शुक्र को क्या कहते हैं? याद रखिएगा, इसे गांव में शुक्वा के नाम से कहते हैं या भोर का तारा के नाम से जानते हैं शुक्र को। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न देखें, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? चलिए बताएं, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? भाई आप लोग सेशन को लाइक नहीं कर रहे हैं, एक बार लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। चैनल पर नए हैं तो जुड़ जाएं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए, वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम क्या है? महत्वपूर्ण है,
परीक्षा के दृष्टिकोण से आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देखेंगे तो ये प्रश्न जो है पेपर में आ चुका है। चलिए, वायुमंडल की सबसे निचली परत जो है कौन सी है? चलिएगा, तो वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है दोस्तों उसे हम कहते हैं क्षोभ मंडल, यानी ऑप्शन नंबर आपका थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा पठार जो है कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पठार जो है कौन सा है? देखते हैं किसका किसका आंसर आता है। चलिए, आंसर देने का प्रयास करें आप लोग। और यहाँ पर देखेंगे तो भारत का जो सबसे ऊंचा पठार है वो है आपका दक्कन का पठार। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे ये आपका कंफ्यूज क्रिएट करता है ये प्रश्न। ठीक है, तो भारत का जो सबसे ऊंचा पठार हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लद्दाख का पठार। ठीक है, और दक्कन का पठार जो है ये भारत का सबसे बड़ा पठार है। क्यों? क्योंकि दोस्तों ज़्यादा एरिया घेरे हुए है। ठीक है, ज़्यादा क्षेत्रफल में है दक्कन का पठार, इसलिए हम इसे कहते हैं भारत का सबसे बड़ा पठार जो है दक्कन का पठार है। और लद्दाख का पठार जो है ये जो है आपका भारत का सबसे ऊंचा पठार है। ठीक है, चलिए, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, लद्दाख का पठार सबसे ऊंचा पठार है। अगला प्रश्न देखें, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? चलिए, और ये गोदावरी नदी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। 2023 का पेपर देखेंगे प्रश्न पूछा गया है गोदावरी नदी से, 22 का पेपर देखेंगे उसमें भी प्रश्न पूछा गया है, यानी नदियों से संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है, 1 से 2 प्रश्न आ जाता है। तो प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो है आपकी गोदावरी नदी। याद रखें, गोदावरी नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है और इसको जो है दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यह नदी जो है नासिक के निकट महाबलेश्वर से निकलकर दक्षिण पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों, पश्चिमी घाट के जो उत्तरी भाग हैं इनको जो है कोंकण तट के नाम से जानते हैं। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल करेक्ट होगा। संविधान की तिथि किस तिथि को जो है पूर्णता बनकर तैयार हुआ था? बताएं, संविधान जो है किस तिथि को पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया था? देखते हैं किसका किसका आंसर आता है इस प्रश्न के लिए। और बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिएगा, जवाब देने का प्रयास करें। चलिए दोस्तों, 26 नवंबर 1949 को जो है इसका निर्माण पूर्ण हो गया था। कब? 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से तैयार हो गया था। और लागू कब हुआ था आपको पता है? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है, भारत में राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत क्या है? भारत में राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत क्या है? भारत की जनता, संविधान, संसद और राज्यों की विधायिकाएं। चलिएगा, जवाब देने का प्रयास करें। चलिएगा, सभी लोग आंसर करें, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए, तो पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। भारत में राजनीतिक शक्ति का जो प्रमुख स्रोत है वो है भारत की जनता। और शिक्षा का संबंध किससे है बताएं? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट विषय। शिक्षा का संबंध जो है किससे है, यह किस विषय से संबंधित है? चलिएगा दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समवर्ती सूची का विषय है शिक्षा। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट है, याद रखें। और आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34। संपत्ति के अधिकार की वर्तमान स्थिति क्या है? संपत्ति के अधिकार की वर्तमान स्थिति क्या है? वैधानिक अधिकार है, मानव अधिकार है, मौलिक अधिकार है, प्राकृतिक अधिकार है। चलिएगा, चलिए दोस्तों, याद रखें, भारतीय संविधान संपत्ति को जो है मूल अधिकार के अंतर्गत अब नहीं रखता है। ठीक है, इसे अब जो है वैधानिक अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, 1977 के 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसे उपयुक्तता तथा समाधान के संदर्भ में प्रयास किया गया है। अनुच्छेद 300A के द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि
कोई व्यक्ति विधि क्रिया के अतिरिक्त किसी अन्य विधि से अपनी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है। सीधा प्रश्न आप लोग जानिए, प्रश्न पूछता है कि संपत्ति के अधिकार को जो है हटाकर अब क्या बना दिया गया है, तो इसे वैधानिक अधिकार बना दिया गया है। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। भारत के संविधान के अंतर्गत नीति निर्देशक सिद्धांत के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। सीधा प्रश्न है। नीति निर्देशक सिद्धांत का जो मेन पर्पस होता है वो होता है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ठीक है, और नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, भारतीय संविधान में। अगला प्रश्न देखें। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? भारत जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? देखते हैं किसका किसका आंसर आता है। चलिएगा, जवाब दें इस प्रश्न का सभी लोग, महत्वपूर्ण है, बताएं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पहला विकल्प आपका दोस्तों बिल्कुल राइट हो जाएगा 1945 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र का नोबेल किसके द्वारा दिया जाना आरंभ किया गया? बताएं, अर्थशास्त्र का नोबेल किसके द्वारा दिया जाना प्रारंभ किया गया? चलिए जवाब देने का प्रयास करें आप लोग। तो याद रखें अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा। ऑप्शन आपका पहला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत की घोषणा जो है स्वीडिश सेंट्रल बैंक के द्वारा की गई थी। ठीक है, और यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा, याद रखें। ठीक है, ऑप्शन सेकंड राइट होगा, पहला ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है, स्वीडिश सेंट्रल बैंक के द्वारा जो है अर्थशास्त्र का नोबेल जो है दिया जाना आरंभ किया गया। इस प्रश्न में जो है थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, अल्फ्रेड नोबेल है या स्वीडिश सेंट्रल बैंक है या नोबेल कमेटी है। तो ऑप्शन सेकंड इस प्रश्न का करेक्ट है, स्वीडिश सेंट्रल बैंक के द्वारा जो है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया जाना आरंभ किया गया। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखें। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? प्रकाश वर्ष, खगोलीय इकाई, पारसेक, इनमें से कोई नहीं। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई जो है कौन सी है? चलिए तो पारसेक जो है ये दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है, याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखें। गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? गति के नियम का प्रतिपादन जो है किसके द्वारा किया गया था? आप सभी को पता होगा न्यूटन के द्वारा किया गया था। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, विकल्प आपका यहाँ पर पहला बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखें। दवा व खाद्य पदार्थों के संरक्षण आदि में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? चलिए जवाब करें। चलिएगा, तो बेंजोइक अम्ल का ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बेंजोइक अम्ल का जो है दवा व खाद्य पदार्थों के संरक्षण में किया जाता है। ठीक है, और धातुओं को साफ करने में किसका प्रयोग किया जाता है? साइट्रिक एसिड का। ठीक है, साइट्रिक अम्ल का। ठीक है, और जीवाणुनाशक के रूप में यदि आपसे पूछा जाए किसका प्रयोग किया जाता है, तो फार्मिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखें। चीनी यात्री फाहियान किस शासक के समय भारत आया था? चीनी यात्री फाहियान जो है किस शासक के समय भारत आया था? और ये एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, चलिएगा बताइएगा। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय जो है चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। ऑप्शन नंबर सेकंड थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा। उगते हुए सूरज का देश किसे कहते हैं? उगते हुए सूरज का देश जो है किसे कहा जाता है? चलिए, उगते हुए सूरज का देश जो है किसे कहते हैं? जापान को। सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? बताएं, विश्व शिक्षक दिवस जो है कब मनाया जाता है? चलिएगा दोस्तों, याद रखिएगा हर साल 5 अक्टूबर को जो है विश्व शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। कुछ लोग तो 5 सितंबर पे जा रहे हैं, तो उनका गलत जवाब है। ठीक है, तो जो विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को, पहला विकल्प करेक्ट है। किसके द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी? खालसा पंथ की स्थापना जो है किसके द्वारा करी गई थी? बताएं, खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई?
गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव, गुरु हरगोविंद। चलिएगा, तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा खालसा पंथ की स्थापना करी गई। कब? 1699 में। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य का वर्णन किया गया है? 29, 50 ए और 12 और यहाँ पर है 15 अनुच्छेद, बताएं। चलिएगा, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य का वर्णन है? चलिएगा, जवाब देने का यहाँ पर प्रयास करें। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? यहाँ पर देखिएगा, जो सेकंड ऑप्शन आपका दिया गया है इसको आप थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि भारत के संविधान के जो है किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य का वर्णन है, तो 51A के तहत, ठीक है। आप लोग सेकंड ऑप्शन करेक्ट कर लीजिएगा, 50 की जगह 51 कर लीजिएगा और यही विकल्प आपका राइट हो जाएगा, ठीक। और हमने आपको बताया था मौलिक कर्तव्य की संख्या जो है 11 है, पता होना चाहिए आपको, और मौलिक अधिकार की संख्या जो है 6 है। और अगर आपसे पूछा जाए कि मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी, तब आप कहेंगे 7 थी, लेकिन वर्तमान समय में 6 मौलिक अधिकार है, ठीक है। संपत्ति का अधिकार जो है ये भी पहले मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता था, लेकिन जो है अब ये मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है, ये संवैधानिक अधिकार के तहत इसको रख दिया गया है, ठीक है। तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? आपको पता होगा, स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। अगला प्रश्न देखिए, सूर्य ग्रहण जो है कब होता है? देखते हैं किसका किसका आंसर आता है, बताएं। चलिएगा, सूर्य ग्रहण जो है कब होता है? चलिएगा, जवाब देने का प्रयास करें। दोस्तों, जब जो है चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तब सूर्य ग्रहण होता है। कब? जब चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के मध्य में आता है। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन जो है हड़प नीति से संबंधित है? महत्वपूर्ण है। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मिंटो। तो लॉर्ड डलहौजी जो है ये आपका हड़प नीति से संबंधित है। ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। हिंदी फीचर फिल्म जो है पद्मावत किस लेखक की रचना पर आधारित है? बताएं। हिंदी फीचर फिल्म, क्वेश्चन नंबर 49 है और लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं। और पद्मावत का यहाँ पर देखेंगे किस लेखक की रचना है, तो ये जो है आपकी मलिक मोहम्मद जायसी। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखें, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण जो है किसके द्वारा किया गया था? और ये लास्ट क्वेश्चन है, आप सभी को पता है डेली क्लास में लास्ट क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को देना होता है। अब चाहे जैसे दे, सर्च करके, कहीं से पढ़ करके, कुछ भी करके दें, लेकिन इसका जवाब आना चाहिए सभी का। जो लोग सबसे पहले आंसर करेंगे उनका जवाब कमेंट बॉक्स में पिन किया जाएगा। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण जो है किसके द्वारा किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 50 का सबका जवाब आना चाहिए, ठीक है। तो साथियों, आज की ये क्लास समाप्त हुई। यहाँ पर हमने पूरे 50 प्रश्नों को डिस्कस किया। 3 बजे डेली जीके जीएस की क्लास होती है, आप लोग जरूर अटेंड करें यदि आपको बढ़िया स्कोर करना है। यहाँ पर बहुत चुन चुन के प्रश्नों को इकट्ठा कंसाइज किया जाता है, ठीक है। और क्लास की टाइमिंग बता दूं, जो भी नए स्टूडेंट हैं 11:30 बजे करंट अफेयर होता है और उसके बाद 3 बजे जो है आपका होता है क्या, ये आपकी जीके जीएस की क्लास होती है। और 8:30 बजे रात को जो है लाइव क्लास होती है सामान्य हिंदी की, उसमें आप लोग जरूर जुड़ें। लाइव होता है, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ते हैं और अपनी तैयारी को चेक करते हैं सामान्य हिंदी की, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए। यदि आप चैनल पर नए हैं जरूर जुड़िएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। सेशन को एक लाइक ज़रूर करिएगा। इससे देखिएगा दोस्तों, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, आपके लिए बेहतर करने का प्रयास करते हैं और बेहतर कंटेंट अभी आपको देने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।